जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं आगरा की फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर आंचल शर्मा जी, जो इस समय आगरा पब्लिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर हैं। साथ ही आपने मुंबई में कई सीरियल्स में काम किया है। आइए हम उनसे उनकी सफलताओं के बारे में आज बात करते हैं। आंचल जी, आज एक क्वेश्चन मैं करूँगा सबसे पहले। आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की? मैं क्लास 12th में थी, तो आईफा का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने रैंप वॉक किया था। तो बॉम्बे से जो जजेस आए थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब आप बॉम्बे जाइए, आपको अच्छा वहाँ पे करियर मिलेगा। और स्कूल का तो मैंने उसके बाद स्टार्ट किया था। आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। आपने शिक्षा के साथ-साथ सीरियल्स में भी काम किया है। इसका विचार आपके मन में किस तरह से आया? देखिए, जब हम छोटे होते हैं, उस समय हमारे कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं। हम बस ये सोच रहे होते हैं कि हमें ये बनना है या ये बनना है या ये बनना है। तो पढ़ाई करते-करते ही बस मेरे को रैंप वॉक का एक बार मौका मिला था आईफा के थ्रू। तो वहीं पे उन्होंने मुझे जो जजेस आए थे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उन्होंने मेरे को बोला कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप बहुत आपका जो फेस है फोटोजेनिक है, तो आप इंडस्ट्री के लिए ट्राई करिए। तो हम भी ठीक है करके हम पहुंच गए बॉम्बे। और वहाँ मैं मिली रवि खेमू जी से, जो कि कुणाल खेमू के फादर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनकी शूटिंग देख रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे लगा कि पता नहीं डांटेंगे या क्या करेंगे। तो मुझे बुला के बोलते हैं कि तुम क्या कश्मीरन हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो यूपी से हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, जरूर तुम्हारे फोर फादर्स कश्मीरी होंगे, इसीलिए कि तुम भी कश्मीरी जैसी लगती हो और मैं भी कश्मीरी हूँ। तो मैंने कहा सर, मैं तो यहाँ पे मतलब वर्क ढूंढने आई थी अपने लिए। तो बोले हाँ हाँ, हमारे साथ करो ना। और मैंने 5 सीरियल्स किए और मैंने उन्हीं के साथ किए, रवि खेमू जी के ही साथ किए मैंने। और जिस समय मैं ऊंचाइयों पे जा रही थी, तभी मेरी मम्मी ने एक बार मुझे फ़ोन किया और मेरे को बोला कि बेटा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और स्कूल संभालने के लिए मुझे किसी का साथ चाहिए। तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में, अपनी अ, होता है ना एक कि हमको ये काम करना है, हम एक चाहत रखते हैं काम करने की। कुछ भी नहीं सोचा और मैं बॉम्बे छोड़ के सीधे मम्मी के पास आ गई और वहाँ उनके स्कूल में उनको सपोर्ट करने लगी। आपके मन में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का विचार किस तरह से आया? जब मम्मी ने बुलाया था, शी वाज़ फीलिंग वेरी लोनली। तो मतलब वर्किंग हैंड्स उनके पास ज़्यादा नहीं थे, पर्सनल वर्किंग हैंड्स। वैसे तो बहुत स्टाफ था, लेकिन उनको अपना कोई वर्किंग हैंड चाहिए था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल टाइम में, और आज भी हूँ। मतलब कोई भी आप काम मुझे देंगे तो मैं उसको तब तक करके दिखाऊंगी जब तक मैं उसको जीत नहीं जाती हूँ। तो मम्मी के साथ जब मैं स्कूल में आई, तो मम्मी ने मुझे सबसे पहले क्लास नर्सरी टू यूकेजी का इंचार्ज बनाया। जो जबकि मैं उनकी बेटी हूँ, वो चाहती तो मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल बना सकती थी। लेकिन हमने सफ़र शुरू किया जूनियर विंग से, सब जूनियर विंग से हमने सफ़र शुरू किया। मैं भी उस समय एमकॉम कर रही थी। फिर मैंने एमए किया इंग्लिश में, फिर मैंने पीएचडी किया, उसके बाद मैंने बीएड किया। जैसे-जैसे मेरी एजुकेशन बढ़ रही थी, वैसे-वैसे मेरी पोस्ट बढ़ रही थी। मेरी मम्मी का कहना था कि जब तक आप नीचे स्तर पे नहीं देखोगे कि काम क्या है, आप ऊँचे स्तर का काम समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे पहले सब जूनियर में किया, और जैसे-जैसे मेरी एजुकेशन बढ़ती जा रही थी, मैं काम फिर हाथ में और ज़्यादा लेती जा रही थी। और फिर 2004 में उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया आगरा पब्लिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का। तो हमने बहुत मेहनत करी उसमें, दिन रात एक कर दिया।
एक तरफ बच्चे थे, फैमिली थी, एक तरफ स्कूल था। तो पूरे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने अपनी फैमिली नहीं देखी, मैंने अपनी इच्छाएँ नहीं देखी। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करती गई, स्कूल को आगे बढ़ाती गई। मेरी मम्मी के साथ लग के हम लोग जितना राइज़ कर सकते थे, हमने उस समय राइज़ किया। लेकिन फिर मम्मी की डेथ हो गई 2010 में। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पूरा स्कूल का सँभालना था, परिवार को भी सँभालना था, घर में 2 नई बहुएँ आई थीं, उनको भी सँभालना था। तो मेरा 2010 से लेके 2018 तक मुझे नहीं पता मैंने कौन-कौन से रोल अपनी लाइफ़ में निभाए। माँ का रोल निभाया, बच्चे बड़े हो रहे थे। बहुओं के लिए एक नंद का, सास का रोल निभाया। टीचर्स के लिए एक प्रिंसिपल का रोल निभाया, भाइयों के लिए एक बहन का रोल निभाया, फादर के लिए एक बेटी का रोल निभाया। सारे रोल निभाती जा रही थी और धीरे-धीरे सारी ज़िम्मेदारियों को अपने कंधों पे लेती जा रही थी। लेकिन फिर 2018 में भाई वगैरह भी आ गए सब। अभिनव छोटे भाई हैं, अनिकेत बड़े भाई हैं और मेरी सिस्टर है अनामिका, वो भी। तो फिर हम चारों ने मिलके स्कूल को इतना बढ़ाने की कोशिश करी कि आज हमारे पास 8 कॉलेज हैं और 7 स्कूल हैं और बहुत जल्दी हम एक यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय आप क्या-क्या कार्य सँभाल रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैं इस समय एज़ अ डायरेक्टर हूँ एपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। और हमारे जो मतलब पूरी फैमिली है उसने अपने-अपने मतलब डिपार्टमेंट्स बाँट रखे हैं। जैसे मेरे भाई का काम है डिफरेंट फाइनेंस, सारा फाइनेंस वो देखता है। दूसरा भाई सारे एफिलिएशंस देखता है। बहन मतलब दूसरे काम देखती है और एकेडमिक है, एचआर है, पीआर है, ये मैं देखती हूँ। तो इस तरह से हम चारों ने अपने काम बाँट लिए हैं और हम मिल-जुल के ही ऐसे अपने स्कूल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपके ग्रुप के सभी स्कूलों की कुछ विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताएँ? आपने बहुत अच्छा पूछा हमसे ये वाला कि हमारे स्कूल में स्पेशलिटी क्या है, हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? हम एजुकेटर हैं, हम बिज़नेसमैन नहीं हैं। आजकल हर गली नुक्कड़ पे स्कूल्स खुल गए हैं। वो सारे स्कूल्स वाले या मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहती ये चीज़, लेकिन जो मेरे को लगता है वो ये है कि आजकल सिर्फ ये है कि फीस लो और बच्चों को पढ़ाओ, चाहे बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता है, या बच्चे उस पढ़ाई को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम एक एजुकेटर हैं। मेरे दादाजी सेंट पीटर्स में टीचर थे। ही वॉज एन एजुकेटर। मेरे नाना जी गवर्नमेंट ऑफिसर थे एजुकेशन लाइन में। ही वॉज एन एजुकेटर। हम जो तीसरी पीढ़ी है वो भी एजुकेशन लाइन में है। वी आर एजुकेटर। पर जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने जैसे स्कूल्स खोल लिए हैं और अच्छी मोटी फीस लेते हैं पेरेंट्स से और एजुकेशन के नाम पे वो बहुत कुछ अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हमारे में है एजुकेशन की, जो हमारे अंदर एक गुण है कि हमें बच्चे को उस पॉइंट तक पढ़ाना है कि वो बच्चा उस पॉइंट को अपने दिमाग से निकाल ना पाए। तो हम अपने बच्चों को वैल्यूज देते हैं पहली चीज तो, और दूसरा हम अपने बच्चों को एजुकेशन इस प्रकार देते हैं कि उनके दिमाग पे वो एजुकेशन छाई रहे। वो ना तो इस चीज से प्रभावित होते हैं कि मेरे पास कौन सी बाइक है, ना वो इस चीज से प्रभावित होते हैं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है। वो इस चीज से प्रभावित होते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं, मेरे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो एक एजुकेटर जो होगा आपको पढ़ाई देगा और एक बिजनेसमैन आपको जो पढ़ाई देगा उसमें बहुत अंतर होगा। वो आप पेरेंट होने के नाते आप खुद ही देख सकते हैं।
अपने बच्चों को अलग-अलग स्कूल में एडमिशन दिला के और एक हमारे यहाँ एडमिशन दिला के। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पढ़ाई का लेवल क्या है और बाकी बाहर पढ़ाई का लेवल क्या है। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं और आपने बहुत सारे अलग-अलग कार्य किए हैं। आप इन सभी सफलताओं का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता इंसान के अपने हाथ में होती है और इंसान जिसको अपना मेंटर मानता है, वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को अपना मेंटर माना और मैं हमेशा उनके नक्शे कदम पे चली हूँ। स्कूल कैसे चलाना है, ये भी मैंने उनसे ही सीखा है। ज़िंदगी में हर परिस्थिति को कैसे निभाना है, ये भी मैंने उनसे सीखा है। एक टाइम पे मेरा ज़िंदगी ऐसी थी कि मुझे बच्चे भी उस एज के थे जहाँ वो बिगड़ सकते थे। स्कूल का बहुत सारा लोड मेरे पे था और मेरे घर में नई-नई शादियाँ हुई थीं, 2 बहुएँ भी आई थीं। तो एट अ टाइम 3-4 रोल निभाने मेरे लिए उस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे, पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने सबके साथ वो रोल निभाए और बहुत खूबी से अपने जो भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थीं, वो बहुत अच्छे से मैंने निभाई। आप एक सफल महिला होने के नाते अपने देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। मैं अपने देश की महिलाओं को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे कुछ भी हो। शादी बाद में करना, कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ की, उसे बाद में करना, पहले अपने पैरों पे खड़े होना। क्योंकि मैंने स्कूल में इतने साल काम किया, बहुत लोगों की लाइफ के बारे में जाना मैंने और मैंने बहुत लोगों की लाइफ में ये देखा कि शादी होके बाप कह देता है कि आप दूसरे घर की हैं और पति कह देता है कि तुम दूसरे घर की हो, जबकि औरत दोनों घर चला रही है, अपने फादर का भी और अपने हस्बैंड का भी। पर उस औरत को कहा जाता है कि तुम उस घर की हो। तो औरत को अपने स्वाभिमान के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वो चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन आप बाद में शादी करें, पहले आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आप पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या अंतर महसूस करते हैं? पहले की शिक्षा बहुत हार्ड थी, जो आज मैं महसूस करती हूँ कि हम लोग के टाइम की जो पढ़ाई थी, उसमें ऑप्शंस नहीं आते थे। उसमें आपको पूरा बुक को पढ़ना है, पूरी कॉपी पढ़नी है। आजकल क्या आ रहे हैं, आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और ऑप्शंस देने में मुझे लग रहा है कि हम खुद के इंटेलिजेंट बच्चों की जड़ खोद रहे हैं। अब जो पढ़ाई का सिस्टम हो गया है, तो उसमें वो हीरे नहीं निकल के आ रहे जो पहले निकल के आते थे, क्योंकि वो हर चीज से जूझते थे। अब तो क्या है, आपका 33% आ गया, यू आर पास। बच्चा उतनी मेहनत करेगा ना, बच्चा क्यों करेगा 85 के लिए? और जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, वो बाहर निकल जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। यहां तो क्या रह जा रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे कूड़ा रह रहा है। जिन बच्चों के 33% आ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, यहां तो वो बच्चे रुकते हैं, अच्छे बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं। आपकी एजुकेशन लाइन को आपने ऐसा कर दिया है कि जैसे कि आपने आज भाई कल टेस्ट है, आज आप पार्टी कर रहे हो, क्यों? मम्मी ने पूछा क्यों? मम्मी क्या 33% तो लाने हैं बस। अगर पेरेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए उनने कॉपी नहीं बनाई या बुक नहीं बनाया, उनको डांटो, तो पेरेंट्स आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को डांटा क्यों, मेरे बच्चे को मारा क्यों। वो वाले टीचर अच्छे होते थे जो संटियों से मारते थे बच्चों को,
उनके डर के मारे बच्चे पढ़ते थे और आईएएस पीसीएस क्या क्या नहीं बनते थे। आज भी आईएएस पीसीएस बनते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं बनते हैं। सरकार ने जो रिजर्वेशन कोटा रखा है उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। सरकार ने कोटा मतलब रिजर्वेशन रख के हमारे भारत की नींव को कमजोर कर दिया है, क्योंकि एक तरफ चाहे आईआईटी लो, चाहे आप एमबीबीएस लो, चाहे आप जुडिशरी लो, हर जगह आपके कोटा है। अब कोटे में क्या होता है कि 75 वाला बच्चा पास हो गया कोटे में, और बिना कोटे का बच्चा जो 92 लाया है वो फेल हो गया। तो यहां एक तो पहली बात आई फ्रस्ट्रेशन कि वो बच्चा 92 वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने आत्महत्या कर ली, या फिर उसने कहा भाड़ में जाओ, मैं फॉरेन में जा रहा हूं, वहां पैसा अच्छा कमाऊंगा, वहां अपनी नौकरी करूंगा। और जो 72 पे कोटे में सेलेक्ट हुआ उसको पूरी नॉलेज नहीं है, तभी तो उसके मार्क्स कम है। आप बच्चों की पढ़ाई, नंबर, उनकी एजुकेशन की से देखिए कि उनको जॉब मिलना चाहिए या नहीं। ये हमारे बच्चों को समान शिक्षा की जरूरत है और समान जॉब की जरूरत है, उसको कोटा की जरूरत नहीं है। आजकल सभी बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। बहुत से लोग जल्दी सफल होने के लिए शॉर्टकट का रास्ता भी अपनाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, अगर शॉर्ट में भी मिल जाएगी, अगर आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो आपका 10th बहुत अच्छा होना चाहिए, और एक आपकी 12th बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइफ में ये दो सर्टिफिकेट होते हैं आपके, 10th एंड 12th। उसके बाद 12th के बाद के 5 साल, अगर इन 3 चीजों को आप बहुत सीरियसली लेते हैं तो 100% आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जो इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में सफलता जल्दी पाने की कोशिश के अंदर लगे रहते हैं, तो वो कहीं के नहीं होते, ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। वो सिर्फ अपने आप को एक 40 की 40 साल की उम्र पे अपने आप को सोचते हैं हम है कहाँ, हमने क्या किया, हमने क्या कमाया, हमने क्या देखा। उनके बच्चे उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो सफलता के लिए अगर आपको शॉर्ट टर्म अपनाना है तो मैं कहूंगी कि 10th और 12th को बेस बनाएं, उसके बाद 5 साल अपने इतना मेहनत करें कि आप किसी को नौकरी पे रख पाए, ना कि आप किसी की नौकरी करें। और जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के, उनको मैं यही कहूंगी कि आप धैर्य रख के अपना कदम आगे बढ़ाएं, और धैर्य से ही आप धीरे धीरे अनुभवों से आप सीखोगे कि मुझे आगे क्या करना है और अपनी जिंदगी को कैसे मोड़ना है। आप शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर होने के नाते पेरेंट्स को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमेशा पेरेंट्स को यही कहती हूं कि आप अपने बच्चे का पक्ष सुनिए, लेकिन स्कूल का पक्ष भी सुनिए। आज बच्चों को इतनी फ्रीडम है कि वो आप बच्चे को डांट नहीं सकते, आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप बच्चे को बाहर खड़ा नहीं कर सकते। तो भाई किसी तरह का पनिशमेंट देंगे तभी ना बच्चे सुधरेंगे। उनको डर ही नहीं होगा जब, तो वो सुधरेंगे कैसे? एग्जाम में जो बोर्ड्स हैं उन्होंने ऐसी तैसी कर दी है 33% का कह के। क्लास में बच्चे को टीचर डांटे नहीं, पेरेंट के डर के मारे, तो बच्चे के साथ हो रहा है जो भी बच्चा चाहता है वो कर रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि सारे पेरेंट्स को ये सोच लानी चाहिए कि अगर टीचर डांट रही है या टीचर कोई कंप्लेंट कर रही है तो हम अपने बच्चे को देखें ना। अभी तो आप क्या हो गया है कि हम लोग अब सिर्फ एक एक बच्चा करते हैं, पहले 4 4 5 5 6 6 बच्चे हुआ करते थे, एक दूसरे को पाल लेते थे।
जॉइंट फैमिली होती थी तो सबके गुण हम ले लिया करते थे देख देख के। पर अब न्यूक्लियर फैमिली है, अब घर से बाहर बच्चा नहीं निकल सकता। पहले बच्चे बाहर ही खेलते थे, अब वो किस पे खेल रहा है? कंप्यूटर पे, नेट पे। तो उससे उसको क्या मिल रहा है? गलत चीज है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जो गलत चीजों की तरफ भागती है। तो आप बच्चे का सारा बच्चे का ही पक्ष मत देखिए, आप थोड़ा सा स्कूल का पक्ष भी देखिए, थोड़ी नजर रखिए कि आपके बच्चों की कंपनी कैसी है, थोड़ा नजर रखिए कि आपके बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनके घर की वाइफ्स कैसी हैं, कि वो उस घर में मतलब एक आज्ञा का एक आज्ञाकारीपना हो, एक फैमिली को अच्छे से पॉजिटिव वे में जी रहे हों, फैमिली में वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर आपने ये सब चीजें चेक नहीं करी तो आपके बच्चे ये कहेंगे कि मम्मी आज हमारी नाइट आउट है, सारे फ्रेंड्स हम एक फ्रेंड के यहाँ रुकेंगे, और पता चला वहां फैमिली में बेटा भी पी रहा है, बाप भी पी रहा है, तो वहां जाके बच्चा आपका क्या सीखेगा? तो बच्चे के दोस्त को जितना आप देख रहे हो उतना ही दोस्त की फैमिली को भी जानने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स को मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बेटा, अगर टीचर डांटता है तो आपको गलत बात के लिए नहीं डांटता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, किसका लॉस है? लॉस आपका है। आपको कितनी चुनौतियां पार करनी है अभी। आपको 10th, आपको 12th, और उसके बाद 5 साल जो आपके ड्रीम्स बनेंगे, और फिर आपके ऊपर वो बोझ होगा जो आपको अपनी फैमिली को देना है। सब कुछ, सारी सुविधाएं आपको अपनी फैमिली को देनी है। तो अगर आज आपको थोड़ा बहुत डांट खानी पड़ रही है और आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है तो आप पढ़ो, अगर डांट खानी पड़ रही है तो खाओ, और एक आइडल बच्चा बन के दिखाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ये नहीं कि हम इकलौते बेटे हैं तो हमारे पापा हमारी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, ये भी पूरी करेंगे। हम उसका गलत एडवांटेज ना लें, हम उसका सही एडवांटेज लें कि मैं इकलौता हूं तो मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, और मुझे कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि दुनिया कहे कि इकलौता बेटा है, लेकिन देखो साहब क्या आदमी है। और लड़कियों को भी मैं यही कहूंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, लड़कियों में लड़कों से ज्यादा शक्ति है। तो आप तो कहीं पीछे नहीं हटिए। अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए, अपना पैरों पे खड़ा होइए, उसके बाद अपनी लाइफ को लीड करिए। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।